प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के बाद चलते हैं प्राचीन यूरोप की तरफ, जहां यूनान के राजनीतिक चिंतन के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब बारी आती है रोमन साम्राज्य में राजनीतिक चिंतन क्या था। जहां तक राजनीतिक चिंतन की बात है, उस दृष्टि से यूनान का राजनीतिक चिंतन अधिक महत्वपूर्ण दिखाई पड़ता है और रोमन राजनीतिक चिंतन उस कोटि का नहीं है। लेकिन राजनीतिक संस्थाओं के विकास, सकारात्मक कानूनों के निर्माण की दिशा में रोमन साम्राज्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। वस्तुतः रोम का गणतंत्र, राजतंत्र और फिर जब साम्राज्य रूप लिया तो इसमें दूरस्थ क्षेत्रों के अनेक राज्य समाहित हो गए, जिनकी अपने रीति रिवाज, परंपराएं, मान्यताएं अलग थी। इन सब पर शासन करने के लिए एक निर्धारित कानून की आवश्यकता हुई, निश्चित संस्थाओं की आवश्यकता हुई और उस दृष्टि से वहां पॉजिटिव लॉज, वहां कानून बने जिन्हें पॉजिटिव लॉ कहा जाता है, इसलिए कि वे सबके लिए समान रूप से लागू होते थे इसने विस्तृत साम्राज्य पर। इस विस्तृत कानून में पहली बात तो ये थी, धर्म और समाज का और राजनीति के बीच पृथक्करण पूरी तरह से हो गया। राजनीति को धर्म और समाज से पूर्ण या पृथक माना गया, जबकि उसी समय जब भारत में मनु और कौटिल्य और महाभारत के विचार पुष्पित पल्लवित हो रहे थे, तो उसमें धर्म का अंकुश किसी न किसी रूप में था और धर्म का स्थान महत्वपूर्ण था। यही नहीं, समाज और राजनीति जुड़ा हुआ था। यहां इन्होंने न केवल धर्म को बल्कि समाज और राजनीति को अलग किया। यही नहीं, नीति शास्त्र और राजनीति शास्त्र में भी अलगाव किया, अर्थात स्पष्ट रूप से नैतिक सिद्धांत और राजनीतिक सिद्धांत की विभाजन रेखा बनाई गई, जबकि प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में नैतिकता और नीति का महत्व हमेशा रहा है। हां, कौटिल्य के आपद धर्म में या महाभारत के आपद धर्म में अवश्य ही विशेष परिस्थिति में नैतिकता का परित्याग और कूटनीति की स्वीकारोक्ति की गई है। लेकिन यहां पूर्ण रूप से राजनीति को अलग किया गया नीति शास्त्र से। महत्वपूर्ण क्या है, वहां के विस्तृत साम्राज्य को संचालन करने के लिए जो संस्थाएं थी, असेंबलीज थी, सीनेट थी, काउंसिल्स थी, और फिर सम्राट का पद आ गया। इन सब के कर्तव्य निर्धारित किए गए और राज्य का अधिकार क्षेत्र सीमांकित किया गया। राज्य और राज्य की प्रभुसत्ता, स्टेट एंड इट्स सॉवरेनिटी को स्पष्टता दी गई। जो आज भी स्टेट के लिए सबसे आवश्यक तत्व माना गया। जब संप्रभुता को अन्य जगह प्रमुख तत्व नहीं माना जाता था, तब
संप्रभुता को, राज्य की संप्रभुता को महत्वपूर्ण अंग के रूप में वहां स्वीकार किया गया। हाँ, इस रूप में इसे नैतिक माना जा सकता है कि राज्य और राजा का कर्तव्य है प्रजा के अर्थात लोगों के अधिकारों की रक्षा करना, और उन अधिकारों की रक्षा के परिप्रेक्ष्य में जनसामान्य को धुरी बनाते हुए कानून का निर्माण हुआ। ये कानून, ये पॉजिटिव कानून है क्या? वस्तुतः ये पॉजिटिव कानून राज्य या राज्य की प्रभुसत्ता पर काबिज व्यक्ति की इच्छाओं का संकलन है। राजतंत्र में राजा की इच्छा ही सर्वोच्च कानून होती है, और राज्य की इच्छाओं, राजा की इच्छाओं का यह संकलन है, और यह पॉजिटिव लॉ इसे कहा गया, और इसे ही उस समय का संविधान माना गया। इस कानून में व्यक्ति के अधिकारों को परिभाषित करते हुए व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा का दायित्व राजा को सौंपा गया। अपेक्षा की गई कि जो सकारात्मक कानून है राजा की इच्छा के रूप में, उनका पालन सभी लोग करेंगे, और उसको पालन कराने का अधिकार सम्राट के पास है, तथा उसका उल्लंघन करने वाले के लिए दंड की व्यवस्था है, वह दंडनीय होगा। इस प्रकार के ईसा पूर्व की 2-3 शताब्दियों से लेकर पहली दूसरी शताब्दी तक रोमन साम्राज्य में जो राजनीतिक चिंतन उभरा, उस राजनीतिक चिंतन में राजनीति शास्त्र का नीति शास्त्र से अलगाव हुआ, धर्म से पूरी तरह से अलगाव रहा ही, पहले से रहा, यूनानी चिंतन में ही रहा, और समाज से भी उसका अलगाव हुआ। यद्यपि राजनीति शास्त्र के की एक विषय के रूप में स्थापना काफी बाद में होगी, 19वीं शताब्दी में होगी, लेकिन राजनीति शास्त्र का नीति शास्त्र से यहाँ अलगाव हुआ, और राजनीतिक चिंतन को उससे, समाज से अलग करके देखा गया, परखा गया, और राजनीतिक चिंतन में अधिकारों, कर्तव्यों तथा संप्रभुता के तत्व आए। इन एडिशन टू द एलिमेंट ऑफ पनिशमेंट, जो कि भारत में राज्य शास्त्र को, राजधर्म को, या अर्थशास्त्र को, या राजनीति को दंड नीति के रूप में माना गया। दंड नीति ही यहाँ प्रमुखता रही। लेकिन एक बात बड़ी स्पष्ट है, भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो भारतीय चिंतन धारा बही, वो भारत की प्राचीन वैदिक परंपरा को आगे लेते हुए उपनिषदिक विचारधारा के प्रकाश में, डिवाइन पावर के प्रकाश में विकसित हुई। यूनान में जो विचारधारा बढ़ी थी, वह वहां के सिटी स्टेट के परिप्रेक्ष्य में प्लेटो, अरस्तु ने अपने विचार व्यक्त किए थे। यहां रोमन साम्राज्य में एक विस्तृत साम्राज्य होने के कारण विभिन्न परंपराओं, मान्यताओं को मानने वाले लोगों के रहने के कारण आवश्यकता अपरिहार्य हो गई कि एक कानून बनाया जाए, और एक समान कानून के, समान नियमों के परिप्रेक्ष्य में शासन किया जाए। और फिर वहाँ सकारात्मक कानून का उदय हुआ, पॉजिटिव लॉ का उदय हुआ, और यह पॉजिटिव लॉ आगे चलकर ये जो इनकी संप्रभुता की बात है,
ये आगे चलकर एक विस्तृत राजनीतिक चिंतन का रूप लेगा और फिर हम देखेंगे कानून निर्माण और एग्जीक्यूशन और न्याय में अंतर कैसे स्पष्ट किया जाता है। ये मध्यकाल और आधुनिक काल की बात आ जाएगी, लेकिन अभी राजतंत्री व्यवस्था में ही कानून, जिसको नियम आप कह सकते हैं, एक सार्वभौम नियम का निर्माण सामाजिक व्यवस्था से अलग रहते हुए एक राजनीतिक व्यवस्था के रूप में राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना, ये सब रोमन साम्राज्य के राजनीतिक चिंतन और राजनीतिक क्रियाकलाप के प्रमुख तत्व हैं। इस चिंतन को आगे बढ़ाने में तीन महत्वपूर्ण लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तीन महत्वपूर्ण लोगों ने अग्रणी भूमिका निभाई, पोलिबियस, सिसरो एंड सेनेका, जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।